Hello everyone. Today we will discuss about this key developments in context of climate change and global warming. So इसे previous video में we had discussed about global warming, greenhouse gases and tipping point and some of these things we discussed in the previous videos. तो पिछली videos में हमने global warming, greenhouse gas emission, tipping point, greenhouse gas effect इन सब से related बात की है. So probably this is the last video in this series of whatever we discuss कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, तो इस सीरीज में लास्ट वीडियो होगी. इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा जो कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के सिलेबस में जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दिस इज द लास्ट वन. ओके. इसमें क्या बताना चाहता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट किस तरीके से हैं. डेवलपमेंट का मेरा मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ा है क्या, पर डेवलपमेंट का मेरा मतलब यहाँ से इस तरीके से है कि क्या-क्या ब्रेक थ्रू, क्या-क्या चेंज आए हैं, क्या-क्या एडवांसमेंट आए हैं जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की. बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दीज टर्म्स यूज इंटरचेंजेबली, लाइक ट्रिगर क्लाइमेट चेंज ट्रिगर्ड बाय व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से एक तरीके से क्लाइमेट चेंज ट्रिगर होता है एंड दे बोथ आर लाइक इंटरचेंजेबली यूज्ड. तो जब हम की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ कि हाउ वी मिटिगेट, हाउ वी कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, तो क्या क्या किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, किस तरीके से पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए हैं, या किस तरीके से क्या-क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं क्लाइमेट चेंज को लेके. क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो मतलब चेंज का मतलब है कि कुछ तो डिफरेंस आया है. तो पहले क्लाइमेट ऐसा तो नहीं था जैसे अब है ना? तो यानी कि कुछ तो चेंज आया है. तो तब से लेके अब तक क्या-क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, किस तरीके से सोसाइटल शिफ्ट हुआ है और किस तरीके से वो स्लो डाउन कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, या बढ़ा रहा है कि स्लो डाउन कर रहा है, क्या बदलाव आया है. तो बेसिकली हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से हम अडेप्ट किए हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके. क्या पहले भी इस तरीके का चेंज था, या पहले भी इतना टेम्परेचर था, क्या पहले भी इतनी लिमिट सेट हुई थी. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस. अब जैसे मैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड दैट ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट जब मैं अभी बता रही हूँ कि डेवलपमेंट क्या-क्या हुए हैं, किस तरीके से, तो जैसे मैंने आपको बोला कि क्या-क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्या-क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो थोड़ा-सा अगर उसका एक एग्जांपल देखें, जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को लेके हुआ है. कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है. तो ये कुछ एग्रीमेंट, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं, कि जैसे कि रीन्यूएबल पे हमने स्विच किया है, फ्रॉम दैट नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस से हटा के हम रीन्यूएबल पे स्विच कर रहे हैं. सोलर पे, विंड पे, हाइड्रो पे हम स्विच कर रहे हैं, है ना? कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज को हम प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से. और क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी ऑनगोइंग रिसर्चेस चल रही हैं, और किस तरीके से हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, रेजिलियंस हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेके. सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक कम अंडर द डेवलपमेंट, कि पुराने टाइम से लेके अब क्या चेंज आया है. सो दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. ओके. तो आई होप आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू, इसका आइडिया लग गया होगा. स्टार्ट करते हैं 1824 से, जहाँ पे जीन बैप्टिस्ट ने, जोसेफ फोरियर वाज़ द फर्स्ट टू डिस्क्राइब दैट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ जीएचजीज़ द अर्थ वुड हैव बीन कूलर बाय 33 डिग्री सेल्सियस. तो ये बताया गया है सबसे पहले. जोसेफ फोरियर ने एक तरीके से इसको मेंशन किया या बताया कि अगर जीएचजी एमिशन ना हो, या अगर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट ना हो, कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना प्रेजेंट हो, तो हमारी जो अर्थ है वो 33 डिग्री क्या हो जाएगी, 33 डिग्री तक कूलर होगी. यानी कि उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, क्योंकि इससे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि ग्रीन हाउस गैसेस सन की जो रेडिएशन है उसको ट्रैप करके एक हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं, विच इज़ अगर एक लेवल तक है, एक रेंज तक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइक सस्टेनेंस ऑफ लाइफ्स ऑन द अर्थ.
है ना? तो वही चीज़ बोली गई कि जब रेडिएशंस आती है सन से, तो वो अर्थ पे एंटर करती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करती है, वो क्या करती है, हीट अप करती है, ग्रीन हाउस गैसेज़ होती है उसको एब्ज़ॉर्ब करती हैं। सो दे आर शॉर्ट लेंथ एंड व्हेन एमिटेड बाय द अर्थ दे आर लॉन्गर वेवलेंथ। तो वही चीज़ बताई गई है कि जब सन की रेडिएशंस आती हैं, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, है ना? यानी कि यूवी रेडिएशंस की फॉर्म में, एंड जब जब वो इमिट की जाती है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट की जाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज़ क्या करती हैं सॉरी, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि वो उन रेडिएशंस को अलाउ नहीं करती कि वो एटमॉस्फेयर में जाए या एक तरीके से अर्थ से बाहर चली जाए। वो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप करके रखती हैं, है ना? अर्थ की रेडिएशंस आ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप करके रखती हैं। कहाँ पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास, या अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस के आसपास उसको ट्रैप करके रखती है, उसको एस्केप नहीं होने देती, है ना? आउटर एटमॉस्फेयर में उसको एस्केप नहीं, एस्केप का मतलब है चले जाना, छोड़ देना या भाग जाना। एस्केप नहीं होने देती उसको, उसको ट्रैप करके रखती हैं, है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक होती है वापस अर्थ की तरफ और क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो चीज़ है, सबसे पहले किसने इसको डिस्क्राइब किया? जोसेफ फोरियर ने इसको डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ जीएचजीज। ये 1824 की बात है। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो 1896 की अगर हम बात करें, तो सेवेंथे एरेनियस जो है उन्होंने क्लेम किया कि जो फॉसिल फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल का कंबशन जो है वो इवेंचुअली क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? जो फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है और आपका पेट्रोलियम है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के सोर्सेज क्या हैं, है ना? तो उन्होंने ये बताया कि जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो सबसे भारी मात्रा में कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। CO2 इज विच? CO2 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज CO2 इज वन ऑफ द लाइक GHG, ग्रीन हाउस गैस है ना? ये हमने बात की है पिछली वीडियो में कि ग्रीन हाउस गैस है CO2। अब CO2 जब ग्रीन हाउस गैस है तो वापस से वही सब चीजें होंगी कि वो सन की जो रेज हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, उनको ट्रैप करके रखेगी, हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगी और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर देगी। तो ये चीज सबसे पहले सेवेंथ एयरनेस ने बताई कि फॉसिल फ्यूल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, है ना? as much as 25% of the CO2 emission are नेचुरली एब्जॉर्ब बाय द ओशियंस। जैसे कि हमने बताया भी है कि ओशियंस कार्बन सिंकर्स होते हैं, तो जितना भी CO2 एमिशन हो रहा है उसका लगभग लगभग 25% जो है वो ओशियंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ बायोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल। तो दे ऑल आर कॉल्ड कार्बन सिंकर्स, है ना? बट इट इज एविडेंट दैट 50% ऑफ द CO2 एमिशन आर नॉट एब्जॉर्ब। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ 50% है, जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, मतलब सब तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब हमारे अर्थ पे ओशंस भी हैं, हमारे अर्थ पे सॉइल भी है, ट्रीज भी है, प्लांट भी है, माना कि उनको कार्बन सिंकर्स बोला जाता है, वो कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं। बट व्हाट अबाउट द एक्सेसिव एमिशन? क्योंकि हम तो फॉसिल फ्यूल भी बर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन इतना बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी रिलीज हो रहा है। तो मतलब रिलीज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और जो सिंकिंग का रेट है वो बहुत कम है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब जो CO2 एमिशन है वो ग्रीन हाउस गैस बन के यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करता है ना? तो 50% जो कार्बन एमिशन है वो तो नेचर एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब वो कहाँ होता है? एक्यूमुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, इकट्ठा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और ये ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाती है और इफेक्ट में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। सो ये बताया हमारा सेवेंथ एरेनियस ने 1896 में। कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द दैट वन, नेक्स्ट वन, दैट इज 1950। तो 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO वो सेटअप इन जिनेवा, जिसने बताया टू प्रमोट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ वेदर रिपोर्ट एंड अदर वेदर रिलेटेड सर्विसेज। तो 1950 में इसको और बड़े लेवल पे एक तरीके से एक्सचेंज करना ज़रूरी समझा गया। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई जिनेवा में। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें कि हाउ टू प्रमोट द इंफॉर्मेशन, कि अब जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता कैसे चलेगा? जब हम डेटा रिकॉर्ड करेंगे, जब हम एक तरीके से चीज़ों के ऊपर एक तरीके से वी कीप आई ऑन द थिंग्स, है ना? दैट जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ओके। सो ये जो है एक तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल की किस तरीके से वेदर रिपोर्ट को एक्सचेंज किया जाना चाहिए कि इस कंट्री में वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है, दूसरे कंट्री में किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल ग्लोब में वेदर किस तरीके से बदल रहा है, तो उसका हमें एक आइडिया हो ताकि हम
एक्शन ले सके कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, कब कम करना है, किस देश से ज़्यादा कम करना है, कहाँ से ज़्यादा CO2 एमिशन हो रहा है, पर कैपिटा पर पर्सन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीज़ों को, ये सब डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, ये सब, तो हमें ना हर देश के जो एक तरीके से वेदर फिनोमिना है, वेदर पैटर्न्स है, वो पता होना चाहिए पहले, है ना? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विभाग जो है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जिनेवा में सेट किया गया। जिनेवा इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें कि इंटरनेशनल एक्सचेंज किया जाना चाहिए वेदर रिपोर्ट्स का और अदर वेदर रिलेटेड सर्विसेज़ का। वेदर रिलेटेड फिनोमिना, वेदर रिलेटेड सर्विसेज़ का इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज होना चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज ट्रिगर हो रहा है, कितना ट्रिगर हो रहा है, कहाँ से कितना हो रहा है, कहाँ से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज़ ज़्यादा निकल रही हैं। सो ये सब चीज़ों को एक तरीके से मेंटेन करने के लिए ये स्टेप उठाया गया। उसके बाद 1950 और 1960s की जब हम बात करें, तो एरोसोल पोल्यूशन कॉल्ड स्मोक बिकम अ सीरियस लोकल प्रॉब्लम। अब एरोसोल की अगर मैं बात करूँ, तो एरोसोल्स क्या होते हैं? तो एयर में जो सॉलिड और लिक्विड की ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहती है ना, जैसे मेन आपका क्या है, एयर है, तो सॉलिड और लिक्विड की ड्रॉपलेट जो सस्पेंडेड हैं एयर में, उनको आप एरोसोल्स बोलते हो, है ना? जैसे स्प्रेज होते हैं और परफ्यूम्स होते हैं, तो दोज आर एरोसोल्स, है ना? तो मेन मीडियम क्या है, एयर, और उसमें लिक्विड और सॉलिड की अगर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है। तो एरोसोल पॉल्यूशन जो है, स्मोक पॉल्यूशन मेनली जो है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी बहुत सारे सिटीज़ की। स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर भी एक वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक चेक दैट वीडियो। सो एक डिटेल्ड वीडियो है कि किस तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक, और किस तरीके से ट्रिगर होता है, बनता है, और किस तरीके से यू कैन से कि सोर्सेज क्या-क्या हैं और क्या-क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। शॉर्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एरोसोल जो पॉल्यूशन होता है, स्मोक पॉल्यूशन, एक सीरियस लोकल प्रॉब्लम बन गई थी बहुत सारे सिटीज़ की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, डिमिंग देखने को मिली। मतलब फोटोकेमिकल स्मोक जब होता है, तो होता क्या है ना कि चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, एक ब्राउन हेज़ कलर का ब्राउन ब्राउन एक तरीके से धुआँ जैसा हो जाता है और हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, और उसकी वजह से सनलाइट जो है वो कंप्लीटली रीच नहीं कर पाती और चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो टेम्परेचर गड़बड़ाता है। और क्या होता है कि टू अ सच एक्सटेंट ये फिनोमेना देखने को मिला कि साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, साइंटिस्ट लेवल तक ये चीज़ पहुंची, रिसर्च लेवल तक ये चीज़ पहुंची, और अबाउट द रिटर्न ऑफ द आइस एज, द फिनोमेना ऑफ लंदन स्मोक देखने को मिला। सबसे पहली बार हमें जो स्मोक देखने को मिला था, स्मोक का जो फिनोमेना देखने को मिला था, 1954 में देखने को मिला था लंदन में, जिसको लंदन स्मोक के नाम से जाना गया है। तो जब हमें कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ जब तक प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, जब तक वो सामने ना आए, या जब तक एक तरीके से वो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे कि हमें ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन काइंड को प्रॉब्लम होने लगे, तो वही चीज़ तब तक हम उस चीज़ पे ना ध्यान नहीं देते। तो वही बात है। तो यहाँ पे भी जब तक वो टेम्परेचर में गिरावट नहीं देखने को मिली, जब तक देखने को मिला कि वो एक डिमिंग कॉज़ कर रहा है, ब्राउन हेज़ कॉज़ कर रहा है, और एक सीरियस प्रॉब्लम वो बन गई है आस-पास के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। उनकी आँखों में जलन हो रही है, उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं और इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हो रही है। तो जब ये सारे फिनोमेनाज़ देखने को मिले ना, तब हमें पता चला कि अच्छा, देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है एटमॉस्फेयर में, है ना? तो वहाँ से फिर साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, रिसर्च हुई, तो तब पता चला कि एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन, और ये स्मोक की वजह से होता है। ये ट्रिगर होता है एयर में जो एरोसोल्स प्रेज़ेंट होते हैं, सॉरी, एयर में जो लिक्विड सॉलिड की ड्रॉपलेट प्रेज़ेंट होती हैं, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो कि वेहिकुलर एमिशन से रिलीज़ हो रही हैं, एरोसोल पॉल्यूशन से ट्रिगर हो रहा है। तो वहाँ से फिर धीरे-धीरे रिसर्च से हमें पता चलना स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले ये जो देखने को मिला वो 1954 में देखने को मिला लंदन में, जिसको, जो कि बहुत घातक था और बहुत सारे लोगों को इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, आसपास के लोगों को, आसपास की लोकेलिटी को, एटमॉस्फेयर को ख़राब किया, विजिबिलिटी को डिम किया, है ना? तो इसको लंदन स्मोक के नाम से जाना गया, और ये एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन गया, जहाँ से हमने फोटोकेमिकल स्मोक को जाना और उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। सो ये 1950s की बात है, तो 1954 में लंदन स्मोक ध्यान रखेंगे। लंदन स्मोक के बारे में हमने फोटोकेमिकल स्मोक वाली जो वीडियोज़ में बात की थी। सो नेक्स्ट वन इज़, इट इज़ लाइक, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस यूजीसी नेट में। 1958 में एक टर्म आती है कीलिंग कर्व, दिस इज
कीलिंग कर्व जो है ना एक ग्राफ है दैट हैज़ बीन शोइंग द वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस मेजरमेंट टेकन एट मोआना लोआ ऑब्जर्वेटरी इन हवाई. तो हवाई में एक ना एक यू कैन से कि एक ऑब्जर्वेटरी एक एक काइंड ऑफ लैब काइंड ऑफ थिंग. सो मोआना लोआ अर्थ ऑब्जर्वेटरी उसका नाम है जो कि हवाई में है. हवाई एक जगह का नाम है. तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली हम ना मॉनिटर करते हैं कि कितना CO2 रिलीज हो रहा है ग्लोबली और वो किस तरीके से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है कि घट रहा है ना. मतलब इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, इंडस्ट्रियल एरा से पहले चेक करते हैं, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी उस एरा से पहले चेक किया हमने, फिर इंडस्ट्रियल एरा के बाद चेक किया, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बढ़ रहा है ना, और किस तरीके से वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो ये सब हम उससे मेजर करते हैं या ये सब हम उससे मॉनिटर करते हैं बेसिकली. तो अब जब अर्थ, अब सपोज करो हमें एक ग्राफ एक तरीके से हमने प्लॉट किया, तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें मेजर करते हैं कि अच्छा CO2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, जो है इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल से कम के कंपैरिजन में पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में CO2 जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो जब हम ग्राफ एक प्लॉट करते हैं तो जैसा भी वो ग्राफ एक तरीके से प्लॉट होता है, बनता है, या एक तरीके से वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 की एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में क्या वेरिएशन आया, क्या बदलाव आए हैं, तो उस ग्राफ से जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो जिस ग्राफ से हम ऑब्जर्व करते हैं उस ही ग्राफ को कीलिंग कर्व बोला गया है. दैट इज एक्चुअली द कीलिंग कर्व, है ना. तो इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि कीलिंग कर्व जो है किस गैस की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है. तो CO2, मीथेन दे दिया वहाँ पे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो आपको बहुत सारी ऐसे गैसेस मेंशन कर दी जाएंगी. यू हैव टू फाइंड आउट कि वो क्या एक तरीके से कीलिंग कर्व किससे रिलेटेड है, तो ये आपको बताना है. तो वही वहाँ पे पूछा गया था. तो कीलिंग कर्व ध्यान रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में विद टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से बदल रही है. सो इट व्हेन शोन द वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से वैरी कर रही है. मैंने ये नहीं बोला बढ़ रही है, मैंने बोला वैरी कर रही है. अब वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना. हालांकि वो बढ़ रही है क्योंकि अभी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन CO2 इतना रिलीज हो रहा है, वो बढ़ रही है. बट यहाँ पे वेरिएशन की बात की गई है ना, कि किस तरीके से CO2 का जो लेवल है वो बदल रहा है. बदलने में दोनों चीज़ें आ जाती है, बढ़ना और घटना भी, है ना. तो वो जो जिस कर्व से उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है, जिस कर्व से उसको बताया जाता है, उसी को कीलिंग कर्व बोला गया है. और ये जो मेजरमेंट है, ये जो कि किस तरीके से बदल रही है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, कहाँ मेजर किया जाता है, कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, मोआना लोआ अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो कि हवाई में है. So this is it about 1958. Okay, and now moving on to the next thing, that is this one. रोजर रेंडल ने, जो कि रोजर रेंडल डोगन रेवल suggested that earth oceans would absorb excessive CO2 generated by the humanity as at a much slower rate, thereby contributing to the greenhouse gas effect and global warming. रेवल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2. सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते. देखो, रोजर रेंडर और डोगन रेवल ने क्या सजेस्ट किया. उन्होंने बताया कि हालांकि हम मानते हैं कि जो ओशंस हैं वो एक बड़ी मात्रा में अर्थ पे प्रेजेंट हैं और वो कार्बन सिंकर्स के नाम से जाने जाते हैं, वो कार्बन को सिंक करते हैं. तो जितना भी मैनकाइंड से पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, तो हमारे जो अर्थ पे ओशंस है वो क्या करते हैं, एक्सेसिव CO2 को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं. और बट वो बड़े स्लोअर रेट से उसको एब्जॉर्व करते हैं. ऐसा नहीं है कि जितना भी CO2 आज आपने रिलीज किया सब के सब आज के आज ही एब्जॉर्ब हो जाएगा. अगर ऐसा होता तो शायद हमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा CO2 गैस ही रिलीज होती है. हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि कितना कहाँ से CO2 गैस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ से कितना रिलीज हो रही है. तो अगर इतने फास्ट रेट से ओशन CO2 को एब्जॉर्व करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट ऐसा होता नहीं है. वो कार्बन सिंकर्स हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं बट बड़े स्लोअर रेट पे. जितना रिलीज होता है उससे बहुत कम मात्रा में वो उसको एब्जॉर्व करते हैं, है ना. इन टर्म हम इसको दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं कि जितना ओशन एब्जॉर्ब कर पाते हैं उससे दुगना और तिगुना मात्रा में हम उसको रिलीज कर देते हैं. मतलब उससे दुगनी दुगनी मात्रा में अभी CO2 एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से रिलीज हो रही है. तो अब होता क्या है कि जो कैपेसिटी है नेचर की रिजिलियंस में आने की, जो होम्योस्टेटिस कंडीशन में आने की जो कैपेसिटी है इसकी एनवायरनमेंट की, वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाती. इस वजह से क्यों, क्योंकि जितना नेचर अपने आप को सस्टेन करने की कैपेसिटी रखती है, हम उससे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो उसको अपने आप को सस्टेन ही नहीं रख पाती, रिजिलियंट ही नहीं हो पाती. तो दैट इज़ द थिंग कि इस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है. सो दिस इज़ द थिंग.
ओके, सो देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या होता है अब, क्योंकि ओशन जिस रेट से सिंक कर रहे हैं, ट्रीज जिस रेट से सिंक कर रहे हैं CO2 को, हम उससे ज़्यादा, उससे दुगनी दोगुनी मात्रा में CO2 को रिलीज कर रहे हैं, तो बाकी की जो CO2 को क्या करती है, वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कोज करती है और ग्लोबल वार्मिंग कोज करती है। ओके, तो रेवेल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 बाई ऑप्शन बाई ओशन। अब रेवेल फैक्टर एक टर्म दी गई, तो रेवेल फैक्टर क्या है? रेवेल फैक्टर है जो कि रेवेल ने दिया है, रेवेल इज साइंटिस्ट, डोगन रेवेल। तो वो बताते हैं कि रेवेल फैक्टर इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 बाई ओशन सरफेस लेयर ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो जो ओशंस है वो क्योंकि उस रेट से CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो जो ओशन है, ओशन जितना रेजिस्ट करता है एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करने में, उसको आप कहीं ना कहीं किससे मेजर करते हो? उसको आप रेवेल फैक्टर का नाम देते हो कि रेवेल फैक्टर जो है, रेवेल फैक्टर इज दैट मेजर कि कितना जो है ओशन की ओशन रेजिस्ट कर रहा है CO2 को एब्जॉर्ब करने से, क्योंकि ज़्यादा CO2 रिलीज होगी तो ओशन उसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, नहीं एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है ना, ओशन की एक कैपेसिटी है, एक स्लोअर रेट से वो एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 को, अगर ज़्यादा CO2 रिलीज होगा तो वो नहीं करेगा। तो दैट मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 बाई ओशन, कि ओशन कितना रेजिस्ट कर रहा है वो CO2 को एब्जॉर्ब करने में, दैट इज मेजर्ड बाई व्हाट? रेवेल फैक्टर। तो रेवेल फैक्टर से इसको मेजर किया जाता है कि ओशन CO2 के एब्जॉर्प्शन में कितना रेजिस्ट कर रहा है, वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं भाई इतना मुझसे एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो दैट रेजिस्टेंट इज मेजर्ड बाई रेवेल फैक्टर, दैट इज। ओके, कलर चेंज करते हैं। नाउ 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑल्सो, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला गया, इस ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो 1972 में फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, पूरा नाम इसका ये है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली व्हाट, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे लोग, लीडर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट देशों के, मिलते हैं, डिस्कस करते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज, मेन क्लाइमेट चेंज है ना। ट्रिगर किससे हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस से हो रहा है ना। सो ऑल दैट थिंग इज डिस्कस्ड इन 1972 फॉर्मली कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशन में। और तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इसका नाम रखा गया, जो कि कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में, इसलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का नाम भी दिया गया। तो 1972 में ये हुआ है। उसके बाद 1975 की बात करते हैं, तो 1975 में वॉलेस एस ब्रोकर, वॉलेस एस ब्रोकर वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ओके, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग करते आ रहे हैं 3-4 वीडियो से पिछली। सो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने बात की, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन वो महाशय थे जिन्होंने एक्चुअली इस टर्म को इजाद किया, जिन्होंने एक्चुअली इस टर्म को बताया, जिन्होंने एक्चुअली इस टर्म को टर्म दिया, नाम दिया कि देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ तो ऐसा है ग्लोबल वार्मिंग। फिर उन्होंने उसको डिफाइन किया। तो वॉलेस एस ब्रोकर, अच्छा ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ आपको साइंटिस्ट के नेम दिए होंगे, एक तरफ आपको टर्म दी होंगी, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने टर्म दी थी, ग्लोबल वार्मिंग किसने टर्म दी थी, एसिड रेन किसने टर्म दी थी। तो एक तरफ आपको साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं और एक तरफ आपको टर्म दे दी जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वॉलेस एस ब्रोकर या WS ब्रोकर जो हैं, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की, ग्लोबल वार्मिंग। देन उसके बाद आता है 1979 की, जब हम बात करें, द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन जेनेवा। जेनेवा में सबसे पहले क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दैट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट पे हुई थी, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन इन्वायरमेंट। लेकिन एक तरीके से अगर फॉर्मली हम देखें, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई अगर कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो जेनेवा में 1979 में हुई है, और एट वर्ल्ड लेवल, एट ग्लोबल लेवल। फिर 1983 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन, जो कि एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड था कि किस तरीके से एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को आपको साथ लेके चलना है, समथिंग रिलेटेड टू दैट।
तो वो सेटअप किया गया एंड डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन इन्वायरमेंट को कंसीडर करके डेवलपमेंट करना है, तो इसीलिए अब हम एक ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जहाँ पे हम रिसोर्सेज को बचा के रखें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो इसलिए ना हम सिर्फ इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, ना हम डेवलपमेंट करेंगे, हम एक मिडल ग्राउंड पे आते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो इसको बाद में नाम दिया गया ब्रंटलैंड कमीशन का। इसके बाद 1988 आता है, और 1988 में क्या होता है, 1988 में दैट कलर इज वेरी लाइट, ओके कलर कलर 1988 की अगर हम बात करें, सो दैट 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का आपने नाम सुना होगा, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आईपीसीसी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक तरीके से सेटअप किया गया किसके द्वारा, डब्ल्यूएमओ के द्वारा। डब्ल्यूएमओ हमने अभी बात की है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनईपी। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा, बट येस अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ था, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी है। सो ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए। तो इंटर गवर्नमेंटल प्लान पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्यों सेटअप किया गया, टू एक्सेस द रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट। क्यों सेटअप किया गया, इसलिए सेटअप किया गया कि ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंजेस और उसके क्या इम्पैक्ट है, मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रही हैं, कहाँ कहाँ से, किस किस लेवल पे वो ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी गैसेज रिलीज हो रही है, और कैसे वो क्लाइमेट चेंज को में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रही है, और फिर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी अर्थ पे, इन्वायरमेंट पे, बायोस्फेयर पे और लाइफ्स पे। ठीक है, सो इससे रिलेटेड इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप किया गया एंड टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। और अगर अब हमें ये तो पता चल गया रूट कॉज क्या है, लेकिन हमें सॉल्यूशंस भी तो चाहिए ना, तो वो सॉल्यूशन भी हमें कौन देगा, आईपीसीसी देगा। तो इट कम्स विद एन असेसमेंट रिपोर्ट। अच्छा, मैंने क्यों बोला आपको स्टार्टिंग में आईपीसीसी आपने सुना होगा, क्योंकि इसकी ना रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के थ्रू, आईपीसीसी रिपोर्ट के तहत ये बात है, या ये इतना जो है क्लाइमेट को लिमिट करने, क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए बोला है, या टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए बोला है। तो ये क्या करता है, ये असेसमेंट रिपोर्ट्स एक तरीके से रिलीज करता है। असेसमेंट रिपोर्ट्स का मतलब है कि हम पूरे साल क्लाइमेट को मॉनिटर करेंगे, मतलब एक नॉट पूरे साल, बट येस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्लाइमेट को मॉनिटर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि पुराने समय से अब के समय में कितना चेंज आया है, किस तरीके से कितना चेंज क्लाइमेट में आया है, और किस तरीके से उसमें बदलाव आया है, वो ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमने चेंजेस किए हैं, या जो हमने लिमिट की है ग्रीन हाउस गैसेस को, या जो भी हमने ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंजेस जो फैक्टर्स हैं उनको लिमिट किया कि उनका कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सब हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा जब हम रिपोर्ट्स फॉर्म करेंगे, जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना, तब हम डिफरेंस देख सकते हैं, तब हम मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें। अम, अच्छा, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, जैसे मैंने बताया अभी कि ये ना एक असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है, तो वो जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो क्या 1 साल बाद आएगी, क्या 2 साल बाद आएगी? नहीं। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि 1 साल में कैसे हमें पता चलेगा, या 1 साल में तो बड़ा, मतलब क्लाइमेट चेंज में हम ज़्यादा डिफरेंस देख नहीं पाएँगे, है ना? क्योंकि वेदर पैटर्न जो होते हैं, एक लंबे समय तक जो वेदर पैटर्न बना रहेगा, हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं, है ना? तो उसके लिए एक लंबा टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए ना मॉनिटर करने के लिए। सो दैट इज़, तो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं एक लंबे अंतराल के दौरान, और उससे हम क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करते हैं। तो हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, डेटा रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो दैट इज़, तो जो असेसमेंट रिपोर्ट है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती हैं, और अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, तो रफली रफली 5 से 7 साल के बाद ये रिपोर्ट्स रिलीज़ होती हैं, और या 5 से 7 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें जो भी चेंजेज़ आए हैं वेदर पैटर्न में, क्लाइमेट में, उनको हम मॉनिटर करते हैं, फिर एक रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। तो इसको थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, 5 टू 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 टू 7 ईयर्स अराउंड अराउंड। सो 5 से 7 साल के अंतराल के दौरान ये अपनी रिपोर्ट्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है। मेनली काम करता है कि क्या-क्या एक तरीके से फिनोमेना कैसे ट्रिगर हो रहे हैं, कौन-कौन सी गैसेज़ हैं, और क्या सब चीज़ें हो रही हैं एनवायरनमेंट में।
तो IPCC shared the Nobel Peace Prize in 2017 with the former US Vice President of AI Gore, who also write an inconvenient truth about the climate change and global warming. तो IPCC ने नोबेल प्राइज भी शेयर किया वाइस प्रेसिडेंट को, AL गोर जो है, जिन्होंने एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ अबाउट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग करके एक बुक जो है लिखी थी, तो उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। सो दिस इज दैट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, इसका कोई इंपॉर्टेंट ये इतनी है नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द दिस थिंग, 1992 में क्या हुआ? 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप हुई 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियो डी जेनरियो में होती, ब्राज़ील में, इसको इसलिए इसको रियो समिट का भी नाम दिया गया। इसको रियो समिट का नाम दिया गया। एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, एक तरीके से संधि है ना, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी, दैट इज प्रोड्यूस्ड एट यूएनसीडी। इसको और क्या बोला गया? इसको अर्थ समिट भी बोला गया। किसको अर्थ समिट बोला गया है? अर्थ समिट बोला गया यूएनसीडी को, है ना। और यूएनएफसीसी कहाँ पे? इसको रियो समिट, सेटअप इन 1992 ड्यूरिंग रियो समिट, सॉरी सॉरी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये 1992 में सेटअप हुई थी ड्यूरिंग रियो समिट। इसको रियो समिट नहीं बोला है, ड्यूरिंग रियो समिट ये सेटअप हुई थी, है ना। सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो था, इसको बोला गया है अर्थ समिट, इसको अर्थ समिट बोला गया है, जो कि कहाँ हेल्ड हुई थी? रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील में। कब? 1992 में। इसके बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के अभी आप याद रखिए, अर्थ समिट 1992 में हुई थी। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है? स्टेबलाइज करना है, कंट्रोल में लाना है। कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस किस देश से कितनी रिलीज हो रही है, तो उन सब चीज़ों को लेके ये समिट थी। और मेन कंसर्न इसका ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करना था, और ताकि ये डेंजरस लेवल तक ना पहुँचे। एंथ्रोपोजेनिक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको एक तरीके से, जो भी ग्रीन हाउस गैस को रिलीज़ कर रही हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, उनको लिमिट करना था और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना था। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था 1992 में, और ये आया था 1994 में, इट कम इनटू फोर्स, है ना। और दिस इज इट अबाउट दैट। सो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है ग्लोबली, नेशनली और लोकली, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस तरीके से हमें एक्शन लेना है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, किस तरीके से हमें एक्शन लेना है। तो दैट ट्रीटी इज ऑल अबाउट दैट। सो दिस इज इट अबाउट एडवांसमेंट इन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने बात की कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो किस तरीके से हमें पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कैसे वो ट्रिगर हो रही हैं, किस तरीके से फॉसिल फ्यूल उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। फिर हमने ये बात की, फिर हमने बात की कि कुछ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विभाग सेट किया गया, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेट की गई ताकि रिपोर्ट शेयर हो सके, है ना। फिर उसके बाद हमें लंदन स्मोक के बारे में पता चला। फिर उसके बाद हमने CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना स्टार्ट किया। फिर हमने कॉन्फ्रेंसेस लेना स्टार्ट किया ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंसेस में बात करना स्टार्ट किया। देन हमने ट्रीटी साइन करना स्टार्ट किया कि ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे किस तरीके से हमें ग्रीन हाउस गैसेज या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं जो भी एक्टिविटीज़ क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रही हैं। सो 1992 आने तक हमने ये सब चीज़ें इस तरीके से की, और उसके बाद अब भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम कॉन्फ्रेंसेस, ट्रीटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस और दैट रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, और वो सब पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट थिंग, हम इसके बारे में अब आगे इन वीडियोज़ में यही डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दैट law and order and the legal treaties, whatever that is going on regarding climate change. So this is it about, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था जिसमें कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट आए, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ हाउ शुड वी कंट्रोल दैट, इन टर्म्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। तो ये सब ऐसे था। 1824 से 1992 तक की हमने बात कर ली है, और इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आई होप आपको उनका आइडिया लग गया होगा। So this is it about climate change. I hope you enjoyed the video. और
हँसते रहिए, खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज़।